दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 7th का एग्रीकल्चरल साइंस चैप्टर नंबर 1 है मृदा विन्यास, यानी कि कृषि विज्ञान का हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे इसमें मृदा विन्यास। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभ्यास प्रश्न का यहाँ पे पहला प्रश्न दे रखा है। इसमें पूछा जा रहा है कि यहाँ पे सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। यहाँ पे एक प्रश्न के 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक ही ऑप्शन सही होगा और सही के सामने सही का निशान लगाना है। शुरुआत करते हैं। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, मृदा कणों का आकार होता है। पहला ऑप्शन है गोलाकार, दूसरा है लंबा कोर, या तीसरा है वर्गाकार, या चौथा है चौड़ा। तो दोस्तों जो हमारे मृदा कण होते हैं उनका आकार होता है किस प्रकार का होता है, वो गोला आकार का होता है, गोल आकृति का मृदा कण होते हैं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का गोलाकार। अगला प्रश्न है, कोशिका जल होता है। दोस्तों यहाँ पूछ रहा है कोशिका जल कैसा होता है, कौन सा जल होता है उसके बारे में। तो पहला ऑप्शन है बहता हुआ जल, दूसरा है स्थिर जल, तीसरा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध मिट्टी में पाए जाने वाला जल, या चौथा ऑप्शन है तालाब का जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध मिट्टी में पाए जाने वाला जो बल होता है दोस्तों, उसको हम कोशिका जल कहते हैं, क्योंकि ये जल जो होता है ऊपर की तरफ जाता है, जो कि आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ खींचता है। पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ कोई वस्तु खींचती है तो उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, लेकिन ये इसके जस्ट ऑपोजिट ये जल ऊपर की ओर ट्रेवल करता है, ऊपर की ओर बढ़ता है, इसलिए कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध मिट्टी में पाए जाने वाला जल क्या होता है, हमारा कोशिका जल होता है। प्रश्न नंबर 3 है, मृदा जल संरक्षण करते हैं। तो मृदा जल का संरक्षण होता है किस प्रकार से किया जाता है। पहला ऑप्शन है कुआं खोदकर, दूसरा है तालाब खोदकर, तीसरा है नाला खोदकर, चौथा है जुताई के बाद पाटा लगाकर। तो दोस्तों यहाँ पे मृदा जल की बात की गई है, यानी भूमि जिसमें हम जुताई करते हैं उस भूमि के जल को संरक्षण करने की बात की गई है। तो उसके हिसाब से इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जुताई के बाद पाटा लगाकर। जुताई के बाद आप पाटा लगा देंगे तो मृदा का जो जल होता है खेती के लिए उपयोगी जो होता है वहाँ पे वो नमी बरकरार रहेगी और वहाँ के जल का संरक्षण हो सकेगा। जबकि ये भी आपके एक तरीके से जल संरक्षण का ये नियम है, कुआं खोदना, तालाब खोदना और नाला बनाकर, लेकिन यहाँ पे मृदा जल की बात की गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ जुताई के बाद पाटा लगाकर। नेक्स्ट प्रश्न है, दानेदार कड़ी विन्यास होता है। तो दोस्तों पूछ रहा है आपसे दानेदार कड़ी विन्यास क्या होता है। पहला ऑप्शन है जब कण अलग अलग होते हैं, दूसरा है जब कण पानी में घुले होते हैं, तीसरा है जब कण सूख कर ढेला बनाते हैं, चौथा है जब कण आपस में मिलकर एक झुंड बनाकर दूसरे झुंड को 4 स्थानों को छूते हैं। तो इस प्रकार को हम कहते हैं दानेदार कड़ी विन्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ जब कण आपस में मिलकर एवं एक झुंड बनाकर एक दूसरे को 4 स्थानों को छूते हैं, तो ऐसे विन्यास को हम कहते हैं दानेदार कड़ी विन्यास। तिर्यक विन्यास में प्रत्येक कण एक दूसरे कणों को कितने स्थानों पर छूता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों जो तिर्यक विन्यास होता है उसमें जो प्रत्येक कण होता है दूसरे कणों को कितने स्थानों पर छूता है इसके बारे में आपसे पूछ रखा है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे 2 स्थानों पे, दूसरा ऑप्शन है 4 स्थानों पे, तीसरा ऑप्शन है 6 स्थानों पे, या चौथा ऑप्शन है 8 स्थानों पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 6 स्थानों पर। ये जो तिर्यक विन्यास होता है इसमें जो कण होते हैं एक दूसरे को 6 स्थानों पर छूते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें से पहला प्रश्न है, स्तंभी विन्यास में मृदा कण एक दूसरे को कितने स्थानों पर मिलते हैं। तो यानी खाली स्थान में भरना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो स्तंभी विन्यास की बात कर रहा है। स्तंभी विन्यास में जो मृदा कण होते हैं एक दूसरे को कितने स्थानों पर मिलते हैं, कितने स्थानों पर छूते हैं दोस्तों, ध्यान रखना है 4 स्थानों पर। यहाँ पे आपको कामा के इन्वर्टेड कामा के अंदर छोटे कोष्टक के अंदर दिया गया है, या तो 2 है या तो 4 है, यानी कि 2 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से एक ही सही है। जो सही है उसी को यहाँ पे आपको लिखना होगा खाली स्थान में। दूसरा पॉइंट है जब जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो उसे खाली स्थान अवस्था कहते हैं। तो पहला है ठोस या दूसरा है गैस।
तो दोस्तों जब हमारा जल होता है वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो ऐसी अवस्था को हम कहते हैं गैसीय अवस्था यानी गैस की अवस्था। तो खाली स्थान में हम भर देंगे गैस अवस्था। थर्ड पॉइंट है मृदा के खाली, ये खाली स्थान था, इसमें भरना था भाग को क्या कहते हैं, रंध्रावकाश कहते हैं। तो यहाँ लिख देंगे खाली स्थान में जो मृदा का खाली भाग होता है दोस्तों उसी को हम कहते हैं रंध्रावकाश। अगर आपसे पूछा जाए रंध्रावकाश किसे कहते हैं तो बताएंगे जो मृदा का खाली स्थान होता है, मृदा के खाली स्थान को ही रंध्रावकाश कहते हैं। प्रश्न नंबर अगला पॉइंट है, अगला कथन है उर्वरकों के लगातार अधिक प्रयोग से मृदा कैसी हो जाती है। दोस्तों अगर हम उर्वरक का अधिक मात्रा में प्रयोग करें, बहुतायत प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी मृदा होती है खराब हो जाती है, ठीक है, उसकी उर्वरता जो होती है नष्ट हो जाती है। इसलिए हमें अधिक मात्रा में उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ज़्यादातर अपने कंपोस्ट खाद का ही इस्तेमाल करें, ठीक है। अगला पॉइंट है पौधे खाली स्थान को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। तो जो पौधे होते हैं वो किस जल को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, तो केशिका का जो जल होता है, केशिका जल को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि केशिका जल होता है वो ऊपर की तरफ गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध आगे बढ़ता है, ठीक है। इसलिए जो पौधे होते हैं केशिका जल को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे है निम्नलिखित कथनों में सही पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाएं। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि तिर्यक विन्यास में मृदाकण आपस में एक दूसरे को कितने स्थानों पर छूते हैं, यानी 6 स्थानों पर छूते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो तिर्यक विन्यास होता है जिसमें मृदाकण होते हैं एक दूसरे को 6 स्थानों पर छूते हैं। दूसरा पॉइंट है जुताई गुड़ाई निराई करके मृदा में जल संरक्षण किया जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। खेत की मेड़बंदी करके वर्षा जल को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। खेत की अगर मेड़बंदी कर देंगे, चारों तरफ से मेड़ को मजबूत कर देंगे तो हम खेत का जो वर्षा का जल होता है खेतों में रोक सकते हैं और उसको नष्ट होने से बचा सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 है जल एक अच्छा विलायक है। बिल्कुल बात सही है। जो जल होता है दोस्तों, विलायक क्या होते हैं, जैसे कि विलयन होता है, विलयन में 3 चीज़ होते हैं, एक विलायक होता है, एक विलायक पॉइंट होता है, दूसरा होता है विलेय, और दोनों को मिला दिया जाता है तो हमारा क्या होता है विलयन बन जाता है, सोल्यूशन बन जाता है। तो विलायक वह पदार्थ होता है जिसमें कोई चीज़ घोली जाती है। जैसे कि अगर हमने पानी में चीनी को घोल दिया तो पानी हमारा क्या है विलायक है, और चीनी हमारा क्या है विलेय है। यानी जिसकी मात्रा अधिक हो क्या होगा विलायक होगा, जिसकी मात्रा कम हो विलेय होगा। इस प्रकार से दूध में अगर हमने पानी डाल दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, दूध अगर अधिक रहेगा तो हमारा दूध विलायक रहेगा, और पानी अगर कम रहेगा तो पानी की मात्रा कम रहेगी तो हमारा क्या होगा पानी हमारा विलेय रहेगा। तो ठीक है, तो जल एक हमारा कैसा एक अच्छा विलायक होता है। शरबत बनाने में आप देखते होंगे चीनी को मिलाया जाता है, उसमें नींबू भी मिलाया दिया जाता है। अगला पॉइंट है कार्बनिक पदार्थ का मृदा विन्यास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन्हें मृदा विन्यास पर कोई नहीं प्रभाव पड़ता है, ऐसा बात बिल्कुल गलत है। रंध्रावकाश पौधों को समुचित पोषक तत्व पहुँचाने में सहायता करता है। बिल्कुल सही। जो रंध्रावकाश होते हैं दोस्तों, जो मृदा में रंध्रावकाश होते हैं पौधों को जो समुचित पोषक तत्व होते हैं वो पचाने में मदद करते हैं। बात बिल्कुल सही है। 7वां पॉइंट है रूफ टॉप जल संचयन वर्षा संचय विधि की विधि नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है। जो रूफ टॉप यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग होता है जिसपे हम वर्षा को जल को छतों पर एकत्रित करते हैं, ये हमारा वर्षा जल का संचयन विधि होता है, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, इसलिए ये बात गलत हो जाती है। तो इसके सामने हम गलत का निशान लगा देंगे। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित में एक स्तंभका को स्तंभका से सुमेल कीजिए। स्तंभका में आपको दे रखा है मृदाकण सजावट, स्तंभी विन्यास, दानेदार कड़ी विन्यास, मृदा में खाली जगह, भूमि में नमी संरक्षण, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध मृदा जल एवं कृषि कार्य। इतनी चीज़ें दे रखी हैं। और राइट हैंड साइड में आपको मिलान कराना था, तो ऑलरेडी इसका मिलान हो चुका है, तो इसको सीधे सीधे लिख लीजिएगा। मृदाकण सजावट क्या होता है, मृदा विन्यास कहलाता है। स्तंभी विन्यास में क्या होता है, कड़ों का 4 स्थानों पर छुआ जाता है। दानेदार कड़ी विन्यास में क्या होता है, कड़ों का आपस में मिलकर झुंड बनाना होता है। मृदा में खाली जगह जो होती है उसको हम बोलते हैं रंध्रावकाश। भूमि में नमी संरक्षण किसके द्वारा, जुताई के द्वारा करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध मृदा जल जो होती है उसको हम केशिका जल के नाम से जानते हैं। और कृषि कार्य में हम क्या करते हैं, जल संरक्षण के लिए पाटा लगा देते हैं। प्रश्न नंबर 5 है प्राकृत में जल किन किन रूपों में पाया जाता है। तो उत्तर में लिखेंगे प्राकृत में जल
ठोस, बर्फ, द्रव, पानी व वाष्प, भाप के तीनों रूपों में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, मृदा कणों के चारों ओर महीन परत के रूप में पाए जाने वाले जल को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम आर्द्रता ग्राही जल कहते हैं। यानी मृदा कणों के चारों ओर महीन परत के रूप में जो जल पाया जाता है उन जल को हम क्या बोलते हैं? आर्द्रता ग्राही जल कहते हैं। अगला प्रश्न है, रंध्रावकाश किसे कहते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, मृदा में ठोस पदार्थों से रहित जो खाली स्थान होता है उसे रंध्रावकाश कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, भूमि के ऊपरी सतह पर भरा हुआ जल नीचे क्यों चला जाता है? उत्तर में लिखेंगे, रंध्रावकाश में जल भरने के बाद जल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे बह जाता है। तो जो रंध्रावकाश होते हैं उसमें जब जल भरता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होते हैं? वो नीचे की तरफ बह जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, क्या जल को आपने ठोस अवस्था में देखा है? उसका नाम लिखिए। तो हाँ, उत्तर में लिखेंगे हाँ, जल की ठोस अवस्था होती है बर्फ। अगला प्रश्न है, जल ही जीवन है क्यों कहा गया? उत्तर में लिखेंगे, जल के बिना जीवन संभव नहीं है, इस कारण जल को जीवन कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, रूफटॉप जल संचयन से वर्षा जल को नष्ट होने से बचाने के उपाय का चित्र बनाइए। इसका चित्र अपनी पाठ्य पुस्तक से देख के स्वयं बना लीजिएगा, किस प्रकार से वर्षा के जल को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, खेत की मेड़बंदी करके वर्षा जल को नष्ट होने से बचाने के उपाय का चित्र बनाइए। ये भी आप अपने बुक में से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मृदा विन्यास को परिभाषित कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, मृदा खनिजों एवं चट्टानों के टूटने फूटने एवं उनके बारीक कणों से बनी है। जो मृदा दोस्तों होती है कैसे बनी होती है? मृदा जो है खनिजों एवं चट्टानों के टूटने फूटने एवं उनके बारीक कणों से बनी है। ये कण बालू हो सकते हैं, सिल्ट व मृतिका कहलाते हैं। ये आकार में गोलाकार होते हैं और मृदा में विभिन्न प्रकार से सजे हुए होते हैं। मृदा कणों के इस प्रकार के वितरण या सजावट को मृदा विन्यास कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के जो मृदा का वितरण होता है या सजावट होता है इसी को हम क्या कहते हैं? मृदा विन्यास कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, मृदा विन्यास कितने प्रकार का होता है? वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, मृदा विन्यास 4 प्रकार के होते हैं। पहला स्तंभी विन्यास, दूसरा है तिर्यक विन्यास जिसको हम तिरछा विन्यास कहते हैं, तीसरा है सघन विन्यास, चौथा है दानेदार कड़ी विन्यास। इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं, स्तंभी विन्यास वाली मृदा जो होती है भुरभुरी व मुलायम होती है। यह मृदा खेती के लिए उत्तम व उपजाऊ मानी जाती है। तिर्यक विन्यास वाली मृदा में रंध्रावकाश कम होने से पैदावार कम होती है। सघन विन्यास वाली मृदा में जल और वायु का संचार मुश्किल से होता है। दानेदार कड़ी विन्यास सर्वोत्तम होती है। चिकनी, दोमट एवं दोमट मृदाओं में यह पाया जाता है। तो दोस्तों, सबसे बेहतरीन आपका जो होता है दानेदार कड़ी विन्यास जो होता है वो सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। लेकिन आपने देखा है स्तंभी विन्यास जो होती है भुरभुरी और मुलायम होती है, यह मृदा खेती के लिए उपजाऊ होती है। और तिर्यक विन्यास की बात करते हैं, इसमें रंध्रावकाश कम होता है इसलिए इसमें पैदावार भी कम होती है। सघन विन्यास से नाम ही समझ में आ रहा है कि उसमें जल और पानी का संचार बहुत आसानी से नहीं हो सकता है, बहुत मुश्किल से होता है, इसलिए इसमें और भी फसलें आसानी से नहीं उग सकती हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा स्तंभी विन्यास, तिर्यक विन्यास, सघन विन्यास और दानेदार कड़ी विन्यास के बारे में। प्रश्न नंबर 8 है, मृदा जल को परिभाषित करते हुए उनके विभिन्न रूपों का विस्तार से वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, मृदा जल 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है गुरुत्वीय जल, दूसरा है केशिका जल, तीसरा है आर्द्रता ग्राही जल। पहला पॉइंट हम देखेंगे गुरुत्वीय जल के बारे में। गुरुत्वीय जल की बात करते हैं तो मृदा के रंध्रावकाश में पानी भरने के बाद बाकी जल को रोकने की शक्ति मृदा में नहीं होती है और वह जल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे चला जाता है। यह जल पौधे के लिए अपर्याप्त होता है। इसे गुरुत्वीय जल या स्वतंत्र जल कहते हैं। दोस्तों, जो मिट्टी के रंध्रावकाश में पानी भरने के बाद जो पानी जल को रोकने की शक्ति मृदा के अंदर नहीं रह जाती है तो वह जल कहाँ चला जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो पृथ्वी के नीचे चला जाता है, पृथ्वी के अंदर चला जाता है और ये जल पौधों के लिए अपर्याप्त है। मतलब कि पौधे यहाँ से जल अपना ग्रहण नहीं करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय जल या स्वतंत्र जल के नाम से भी जानते हैं।
पॉइंट नंबर सेकंड है केशिका जल। केशिका जल क्या होता है दोस्तों, उसमें लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध पर्याप्त जल मिट्टी के रंध्रावकाश में रुका रहता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध होता है, ये जल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण जल के विरुद्ध होता है, और जो रंध्रावकाश में होता है उसमें ये जल होता है पर्याप्त मात्रा में रुका रहता है, जिसे हम केशिका जल कहते हैं। यह जल विलयन के रूप में सुगमता से पौधों को प्राप्त होता है। विलयन के रूप में पौधे इस जल को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है आर्द्रताग्राही जल। इसमें क्या होता है दोस्तों कि मिट्टी में कुछ जल ऐसा भी होता है जो मृदा कणों के मध्य इतनी मजबूती से एक महीन परत के रूप में जकड़ा रहता है कि पौधों को प्राप्त नहीं होता है। इस जल को आर्द्रताग्राही जल कहते हैं। सिंचाई के जल का कम भाग ही पौधों को मिल पाता है, अधिकांश भाग रिसाव द्वारा बेकार चला जाता है। और गुरुत्वीय जल या आर्द्रताग्राही जल के रूप में पौधों को अप्राप्य होता है। तो दोस्तों आर्द्रताग्राही के बारे में भी देखा। ये क्या होता है कि जो रंध्र होते हैं, मृदा के कण होते हैं, उन कणों के बीच में मजबूती से एक महीन परत के रूप में क्या होते हैं, जकड़ जाते हैं। इससे क्या होता है कि ये जो जल होते हैं पौधों को प्राप्त नहीं हो पाते हैं, और इस जल को ही हम क्या कहते हैं, आर्द्रताग्राही जल कहते हैं। सिंचाई में ये जब हम भी सिंचाई करते हैं, सिंचाई के जल का कम ही भाग इस पौधों को मिल पाता है। अधिकांशतः जो भाग होता है पानी का सिंचाई का, वो कहाँ चला जाता है, रिसाव द्वारा बेकार चला जाता है, और गुरुत्वीय जल या आर्द्रताग्राही जल के रूप में पौधों को अपर्याप्त मिलता है, मतलब अपर्याप्त होता है, यानी उसको मिल नहीं पाता है। प्रश्न नंबर 9 है वर्षा जल को नष्ट होने से बचाने के उपायों का वर्णन कीजिए। दोस्तों जो वर्षा का जल होता है उसको हम नष्ट होने से कैसे बचा सकते हैं, इनके बारे में आपको लिखना। उत्तर लिखेंगे वर्षा जल को नष्ट होने से बचाने के लिए निम्न उपाय हैं। पहला पॉइंट है खेत को समतल करना, मेड़बंदी करना, इससे वर्षा जल बाहर रहने से रुकता है और जल निकासी धीरे धीरे होता है। दोस्तों जो हमारे खेत होते हैं उसको हमको समतल कर देना है, ठीक है, और मेड़बंदी कर देना है। मेड़ जो होगी अच्छे तरीके से उसको बांधना है, मजबूत कर देना है, जिससे क्या होगा कि जो वर्षा का जल होगा वो धीरे धीरे निकलेगा और उसकी निकासी भी धीरे धीरे होगी, और वर्षा का जल काफ़ी देर तक वहाँ पर रुका रहेगा। पॉइंट नंबर सेकंड है गहरी जुताई करना। क्या करना है कि आपको गहरी जुताई करनी है अपने खेतों की। इससे भूमि में जल का अवशोषण अधिक होता है। इससे क्या होता है कि जो भूमि में जल का अवशोषण होता है वो अधिक मात्रा में होता है। पॉइंट नंबर 3 है ढाल के विपरीत जुताई करना। इससे खेतों में पानी रुक रुक कर निकलता है। जो भी जिधर भी ढाल होगा उसकी विपरीत आप जुताई करेंगे, जस्ट उसके उल्टा आप जुताई करेंगे, जिससे क्या होगा जब पानी निकलेगा तो क्या होगा, रुक रुक करके निकलेगा पानी। पॉइंट नंबर 4 है छोटे छोटे बांधों का निर्माण। ढालू भूमि के निचले स्थानों में पानी को छोटे छोटे बांधों द्वारा रोककर संचित किया जा सकता है। तो छोटे छोटे आप बांध बना सकते हैं। जो ढाली भूमि होती है उसके निचले स्थानों पर पानी को छोटे छोटे बांधों द्वारा रोक सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण क्या है कि दोस्तों जल के तेज बहाव को रोका जा सकता है वृक्षारोपण द्वारा। पॉइंट नंबर 6 है झीलों, तालाबों व पोखरों को गहरा करके अधिक वर्षा जल एकत्रित किया जा सकता है, जो बाद में सिंचाई के काम आता है। तो आप क्या कर सकते हैं, झील, तालाब, पोखरे हैं उनको अधिक से अधिक गहराई करके जो वर्षा का जल होता है उसको एकत्रित कर सकते हैं, बाद में उसको सिंचाई के काम में ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 है छत जल संचयन। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा जल को नष्ट होने से बचाने हेतु ये एक ऐसी विधि है जिसमें मकानों की छत से गिरने वाली पानी को मकान के पास ही गड्ढा बनाकर रोक लेते हैं, जिसका प्रयोग घरेलू कार्यों व बागवानी हेतु करते हैं। तो जो दोस्तों हमारा छत का जल संचयन होता है उसमें क्या होता है, कम वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे वर्षा कम होती है, ऐसे क्षेत्रों में वर्षा के जल को नष्ट होने से बचाने के लिए आप क्या करते हैं, ऐसी विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि मकानों की छतों से गिरने वाला जो पानी होता है उस पानी को उस मकान के पास से गड्ढा बनाते हैं, उस गड्ढे में उस पानी को रोक करके अपने घरेलू कार्यों में जैसे कि बागवानी के लिए उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, ये आपकी पहेली थी, उसके उत्तर इस प्रकार दे रखे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। फिलहाल निम्नलिखित वर्ग पहेली सही शब्द भरना था। तो आइए अब देखते हैं। यहाँ पे ऊपर से नीचे की ओर यहाँ पे है और बाएँ से दाएँ साइड में है। तो पहले में क्या आपका बनता है, केशिका जल, दूसरे में रंध्रावकाश, तीसरा में स्तंभी विन्यास, थर्ड पॉइंट है मेड़बंदी, और उसके बाद 7वां पॉइंट आपका दे रखा है गुरुत्वाकर्षण, चौथा पॉइंट दे रखा है आर्द्रताग्राही जल, और छठा पॉइंट है जल चक्र। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।